बात करें करंट अफेयर्स की, ठीक है। सो जहाँ तक बात है करंट अफेयर्स की, ये एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपको डेली पढ़ना है, डेली खुद को अपडेट करना है, ठीक है, और डेली रिवीजन भी करना है, राइट। सो पूरे यूपीएससी प्रिपरेशन में सबसे डायनेमिक अगर कोई चीज़ है सारे सब्जेक्ट्स मिला के, सो दैट इज़ करंट अफेयर्स, ठीक है। और जहाँ बात आती है करंट अफेयर्स की, तो एक चीज़, एक न्यूज़पेपर हमारे सामने नाम आ जाता है, वो है द हिंदू, राइट। द हिंदू क्यों? क्योंकि जो एनालिसिस हिंदू में दिया हुआ है, ठीक है, वो आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। रीज़न ये है कि हिंदू का जो ओरिएंटेशन है, हिंदू का जो राइटिंग स्टाइल है, वो थोड़ा सा लेफ्टिस्ट है। लेफ्टिस्ट मीन्स गवर्नमेंट का क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करता है, ठीक है। और जब आपको गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ ज़्यादा करने वाले व्यू पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट गवर्नमेंट अपनी तरफ से इंश्योर कर देती है, क्रिटिकल व्यू पॉइंट आपको हिंदू से मिल जाता है, ठीक है, आपकी प्रिपरेशन बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज जब आप आंसर लिखेंगे, यूपीएससी में हो या यहाँ पर हो, ठीक है, आपको आंसर में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। ना तो बहुत ज़्यादा आप क्रिटिसाइज़ करेंगे, ना बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है। और इसीलिए हम हिंदू रिकमेंड करते हैं कि हिंदू पढ़ना है। इंडियन एक्सप्रेस बेटा, दो प्रॉब्लम है इंडियन एक्सप्रेस के साथ। पहला, उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा एलिटिस्ट है, हिंदू से भी ज़्यादा टफ़, और अननेसेसरीली जो टफ़ वर्ड्स का यूज़ करता है वो इंडियन एक्सप्रेस है, ठीक है। तो इनिशियली आप हिंदू स्टिक कीजिए, एक बार हिंदू में प्रोफिशिएंसी आ जाए फिर एक्सप्रेस पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। बट इनिशियली आप हिंदू पे स्टिक कीजिए, ठीक है, क्योंकि हमें वो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन चाहिए। नहीं, हमें राइटिस्ट नहीं होना है, हमें प्रो गवर्नमेंट नहीं होना है, ठीक है। अभी पहले हमें क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करनी है, ठीक है, और उसके लिए हिंदू में एनालिसिस बेस्ट है, और वो क्रिटिकल थिंकिंग हिंदू से ज़्यादा अच्छे से कवर हो सकती है, ठीक है। इसीलिए आई विल प्रेफर हिंदू। जैसे ही आप 6-7 महीने हो जाएगा आपकी प्रिपरेशन में, आपकी वो मेंटल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, आप सोच पाओगे क्रिटिकली, फिर मैं कहूँगा इंडियन एक्सप्रेस पे चले जाओ, ठीक है, क्योंकि उस टाइम तक आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप और नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। सो उस टाइम आप एक्सप्रेस रेफ़र कीजिए, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए हिंदू तो मैं कवर करवा ही रहा हूँ बेटा, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग जागरण का जो राष्ट्रीय संस्करण आ रहा है, ठीक है, वो ज़रूर पढ़ें, ठीक है, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण, ठीक है। इसके पीछे कारण ये है कि मैंने अभी रिसेंटली बच्चों को देखा है, बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हिंदू 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 पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उसका परिणाम ये हो रहा है कि उनकी हिंदी कमज़ोर होते जा रही है। एट द एंड तुम लोगों को पेपर लिखना किस लैंग्वेज में है? हिंदी में। और अगर तुम हिंदी लिखते लिखते इंग्लिश लिखना शुरू कर दोगे या इंग्लिश के वर्ड लिखोगे, तो वो एक गलत प्रभाव जाएगा इवैल्यूएटर पे, ठीक है। इसीलिए हिंदू मैं कवर करवा रहा हूँ हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। जागरण तुम लोग कवर कर लो, ठीक है। 80% न्यूज़ वही रहेगी, हिंदू में भी, जागरण में भी, एक्सप्रेस में भी। वो 10% ऊपर नीचे होगा, वो हम किसी दूसरे माध्यम से कवर करवा दिए जाएगा। तो उससे बेफिक्र रहो, ये मत सोचना कि जागरण पढ़ूंगी या जागरण पढ़ूंगा तो मेरा हिंदू मिस हो जाएगा, ठीक है, फिर कैसे होगा, ठीक है। हिंदू तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ज़रूरी है बट अनिवार्य नहीं है, समझो इस चीज़ को, ठीक है। बात आती है हिंदू की कि हिंदू को पढ़ना कैसे, ठीक है। जनरली इतना बड़ा पेपर है, ठीक है, लगभग कितने पेज है? आज तो कम है, 16 पेज है, ठीक है। कभी कभी 20-20 पेज होते हैं, 24-24 पेज होते हैं। इतना बड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना कैसे, ठीक है। सो
सबसे पहली चीज़ जो आपके पास फ्रंट पेज होगा ये, ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी वो आपको देखनी है, ठीक है। जैसे आज के पेपर की यदि बात करूँ तो पहली ही न्यूज़ हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की, दिल्ली डिस्प्यूट, ठीक है। अब बात करते हैं इस न्यूज़ पे, पढ़ा है आप में से किसी ने, ठीक है। क्या है बेटा न्यूज़? किससे लेकर? ऑर्डिनेंस को लेकर। देखो अब यही चीज़ हमें समझनी है कि न्यूज़पेपर पढ़ते हुए उसे स्टैटिक से कैसे कनेक्ट करें, ठीक है। दिल्ली का डिस्प्यूट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि अध्यादेश वाले मामले में, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं हम, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस वाले मामले में सर्वोच्च न्यायालय क्या करेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाएगा, ठीक है। संवैधानिक या फिर संविधान पीठ का गठन किया जाए। इसका मतलब क्या हुआ, जो केंद्र ने अध्यादेश लेकर आई है दिल्ली से संबंधित, ठीक है, उसके लिए अब क्या बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच या संवैधानिक पीठ होती क्या है, ठीक है। संवैधानिक पीठ या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वो बेंच होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है उसको एक्सप्लेन करती है। भारतीय संविधान में संविधान की व्याख्या का अधिकार किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब यदि कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते टाइम, समझते टाइम यदि आपको कहीं भी डाउट आया तो आप किससे पूछोगे, सुप्रीम कोर्ट से। और जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि इस शब्द का मतलब ये है, वो फाइनल हो गया। अब क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि ऑर्डिनेंस वाले मैटर पे हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच लाएंगे। तो अध्यादेश की जांच अब किस आधार पे होगी, संविधान के आधार पे। अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा किया क्यों, ठीक है। दिल्ली का जो विवाद है बेटा, ये तब से चल रहा है जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली का मुख्यमंत्री बना, सीधी सच्ची बात। उससे पहले कोई झगड़ा था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने, इनकी एक आदत है कि कुछ भी होता है दिल्ली में मोदी जी ने करवाया है। अभी दिल्ली में बाढ़ आई, केंद्र की साजिश है, ठीक है। तो ये एक अलग धारणा बन गई है। बट दिल्ली जो है ये ना तो पूर्णतः राज्य है, ठीक है, और इसके लिए संविधान में एक विशेष प्रावधान बनाया गया है, अनुच्छेद 239 क या 239 AA, ठीक है। अध्यादेश, अभी आ रहा हूँ, वहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है। 239 AA में क्या लिखा हुआ है कि दिल्ली राज्य के लिए, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश के लिए कार्यपालिका और विधायिका दोनों होगी। बाकी जो अन्य संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरीज़ है, उसमें कार्यपालिका या विधायिका नहीं है, दिल्ली में है। दिल्ली के अलावा एक और केंद्र शासित प्रदेश है जिसके पास खुद की कार्यपालिका और विधायिका है, वो है पुदुचेरी, ठीक है। अभी तीसरा बनने वाला है जम्मू कश्मीर। बट अभी के टाइम पे सिर्फ 2 ही संघ शासित प्रदेश है जिसके पास खुद की कार्यपालिका और विधायिका है, ठीक है। अभी सिर्फ इतना समझ लो, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिटेल में पॉलिटी में पढ़ोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इसमें कि संविधान में जो 3 अनुसूचियाँ बनी हैं, 3 अनुसूची मतलब 3 लिस्ट बनी हुई है। कौन कौन सी लिस्ट? संघ सूची, यूनियन लिस्ट, राज्य सूची, स्टेट लिस्ट और समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। किंतु
संघ सूची पे कौन कानून बनाएगा? संसद। राज्य सूची पे राज्य की विधायिका, और संवर्ती पे कॉन्करेंट पे दोनों। बट दिल्ली के मामले में राज्य सूची के 3 ऐसे विषय हैं जिस पे केंद्र ही कानून बनाएगा। और वो कौन से 3 विषय है? लोक व्यवस्था, जिसे इंग्लिश में हम कहेंगे पब्लिक ऑर्डर, दूसरा पुलिस, और तीसरा लैंड या भूमि। ठीक है, तो 3 मामलों में जो कौन सी सूची में है तो राज्य सूची में, किंतु कानून कौन बनाएगा? सेंटर। सिर्फ दिल्ली के लिए, समझना इसे, सिर्फ दिल्ली के लिए। अब झगड़ा कहाँ से शुरू हुआ? झगड़ा शुरू हुआ जब अरविंद केजरीवाल साहब मुख्यमंत्री बने। ठीक है, तो जब मुख्यमंत्री बने तो जितने भी IAS IPS अधिकारी थे दिल्ली में, उनकी नियुक्ति कौन करेगा? LG करेगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर। बट उस समय जो हमारे LG साहब थे, उपराज्यपाल साहब थे नजीब जंग, ठीक है, ये अपनी मर्जी चला रहे थे। ठीक है, हर मामले में। ठीक है, मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा। अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली में हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई तो सुप्रीम कोर्ट गए कि बताओ दिल्ली में सरकार है किसकी, मेरी या LG साहब की? मुझे जनता ने चुना है, LG साहब को राष्ट्रपति ने नियुक्त किया है, तो दिल्ली में चलेगी किसकी बताओ? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में चलेगी किसकी? सरकार LG की है, किंतु LG उसे मुख्यमंत्री की सलाह पर चलाएगा। ठीक है, किंतु जितने भी अधिकारी होंगे, सिविल सेवक होंगे, उसकी नियुक्ति कौन करेगा? LG। ठीक है, ये कहा गया सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में। ठीक है, ठीक है, तो ये हुआ 2018 में। अब राज्यपाल अपनी चलाएगा। ठीक है, किंतु दिल्ली की जो सरकार थी इस फैसले से खुश नहीं थी। उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार के लिए याचिका दी। ठीक है, और इस साल 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जितने भी सिविल सेवक हैं उन अधिकारियों की नियुक्ति भी कौन करेगा? LG करेगा, किंतु मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा। मतलब क्या हुआ? LG के अधिकार छीन लिए गए या कम कर दिए गए। अब LG को किसके सलाह पे काम करना है? मुख्यमंत्री की। ठीक है, परिणाम ये हुआ कि दिल्ली का प्रमुख कौन बन गया? CM। पसंद आएगा क्या केंद्र को कि किसी दूसरे दल का मुख्यमंत्री बैठा रहे दिल्ली में? नहीं, और अपनी चलाए, और वो भी अरविंद केजरीवाल जैसा। राइट, 8 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन अ वीक केंद्र ने एक अध्यादेश ले आया। ठीक है, अध्यादेश में क्या कहा कि राज्य सूची में जो एक और बात लिखी हुई है, एक और विषय है जो राज्य सूची का, वो है सेवा या सर्विसेज। ठीक है, सर्विसेज वाला मैटर भी किसके पास आ जाएगा? LG के पास। जो 3 तो पहले से है, चौथा कहाँ से जोड़ दिया? ऑर्डिनेंस से। ठीक है, वो भी अब LG के पास आ जाएगा। तो अध्यादेश में क्या हुआ? जो सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय था उसको पलट दिया। किसने? केंद्र ने। किस तरीके से? अध्यादेश से। ठीक है, तो ये है दिल्ली का डिस्प्यूट। राइट, अब बात करते हैं कि ये अध्यादेश है क्या, ये अध्यादेश होता क्या है। ठीक है, भारत के संविधान में राज्य के 3 अंग हैं। ठीक है, 3 organs are there of state. State comprises of 3 parts. ठीक है, 1 एग्जीक्यूटिव, जिसे हिंदी में क्या कहेंगे? कार्यपालिका।
गुड, ठीक है। दूसरा लेजिस्लेचर, विधायिका। तीसरा जुडिशरी, न्यायपालिका, राइट। अब इन 3 अंगों में विधायिका का कार्य क्या है? कानून बनाना। मतलब कानून यदि कभी भी बनेगा भारत में संघ के लिए, तो वो कौन बनाएगा? विधायिका, ठीक है। किंतु अध्यादेश क्या है? अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा बनाया हुआ कानून है, ठीक है। अध्यादेश कार्यपालिका द्वारा बनाया हुआ कानून है, किंतु यह कानून जो होता है, अध्यादेश जो होता है, ये अल्पकालिक होता है, टेम्परेरी, ठीक है। सो ऑर्डिनेंस के बारे में संविधान में लिखा हुआ है कि ऑर्डिनेंस इज अ टेम्परेरी लॉ मेड बाय द प्रेसिडेंट, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, ठीक है। अब ये क्या है? अल्पकालिक है। कार्य किसका था? विधायिका का। कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है ना। बनाया किसने? मतलब कौन चला रहा है अपनी मर्जी? कार्यपालिका। संविधान का पालन हो रहा है क्या ना? संविधान के लूप होल्स का प्रयोग करके इसे लाया जा रहा है, ठीक है। और इसीलिए इस अध्यादेश को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी, ठीक है। अब चुनौती दी तो क्यों दी? कि क्या केंद्र अध्यादेश के ज़रिए संविधान में संशोधन कर सकता है? क्योंकि मैंने क्या कहा, एक और नया विषय जोड़ने की कोशिश की जा रही है ना इस लिस्ट में। अगर कुछ भी इस लिस्ट में जोड़ा जाएगा तो वो कौन जोड़ेगा? संसद, क्योंकि संविधान में संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। किंतु यहाँ पे किसने कर दिया? राष्ट्रपति ने कर दिया अध्यादेश लाकर, ठीक है। तो ये संवैधानिक है क्या? इस पे विस्तार से चर्चा होनी चाहिए ना। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले को क्या कह दिया? इस मामले पे कहाँ भेजा जाएगा? ये मामला संवैधानिक पीठ में भेजा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाई जाएगी। हाँ बेटा। सर ये तो टेम्परेरी होता है ना, ये लॉ तो कभी बनेगा अगर बाद में टाइम होता है कि अगर पास होगा या हाँ बाद में। राइट, ये है तो टेम्परेरी, ठीक है। बट इसमें दूसरा डाउट जो दिल्ली सरकार का है वो है सुप्रीम कोर्ट का खुद का जजमेंट। कहने का मतलब क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय क्या है? संविधान का व्याख्याता, फाइनल इंटरप्रेटर, ठीक है। संविधान की व्याख्या करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा? कि दिल्ली में सेवाएं किसके अधिकार क्षेत्र में रहेगी? मुख्यमंत्री के, ठीक है। और एलजी मुख्यमंत्री की सलाह पे ही कार्य करेगा, ठीक है। अब उसी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को बदल देना, वो भी ऐसे प्रावधान के जरिए जो कि पूर्णतः संवैधानिक नहीं है। अध्यादेश के लिए ये कहा गया है, संविधान सभा में भी इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा हुई थी। जब संविधान सभा चर्चा कर रही थी कि संविधान किस तरीके से बनाया जाएगा, तब ये कहा गया था कि अध्यादेश बनाने की शक्ति दी ही नहीं जानी चाहिए, ठीक है। किंतु बाद में ये अंतिम रूप से ये निर्णय लिया गया कि कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश लाए जा सकते। अब ऐसी कोई विशेष परिस्थिति तो थी ही नहीं। क्या कोई आपातकाल जैसी स्थिति थी क्या? या फिर इस अध्यादेश के बिना दिल्ली चल नहीं पा रही थी क्या? ऐसा तो कुछ नहीं था। उसके बावजूद सरकार, केंद्र सरकार क्या लेके आई? अध्यादेश, ठीक है। तो इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है कि इसे हम संविधान सभा के पास भेजेंगे, और अब संविधान सभा निर्णय लेगी कि ये अध्यादेश संवैधानिक है या नहीं। ये न्यूज़ समझ में आई? इससे कहाँ कहाँ तक जुड़ गए आप? पॉलिटी से समझ में आया? सर तो जो सुप्रीम कोर्ट का 11 मई को ऑर्डर आया था कि सीएम की सजेशन पे ही एलजी डिसाइड करेगा। हाँ। तो क्या वो सही था? क्योंकि वो चीज़ पहले नहीं थी। वो सही था या नहीं था, ठीक है। ये चीज़ जब आप पॉलिटी पढ़ोगे बेटा तब समझ में आएगी। बट एक बात बताओ मुझे, आसान शब्दों में इस चीज़ को समझो। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है?
फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। जनता के लिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन। मतलब जनता ने किसे चुना है? दिल्ली की जनता ने किसे चुना है बताओ? सीएम को। और उसी आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? प्रेसिडेंट का भी है, बट दिल्ली की, यहाँ बात दिल्ली की है बेटा, देश की नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो राज्य में भी फिर मुख्यमंत्री की पद की ज़रूरत क्या है? एक केंद्र ही बना दो फिर। लोकतंत्र तो यही है ना कि हर स्तर पर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार शासन करे, और वही बात 11 मई के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में थी। ठीक है, किंतु केंद्र को तो अपनी चलानी है, इसलिए उन्होंने क्या किया? अध्यादेश लेके आए बिना चर्चा किए। वरना सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया 11 मई को, 8 दिन में आप अध्यादेश भी ले आए। सजेशन पे करता है, बट सजेशन किसने दिया आप सोचो? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, केंद्र की मंत्री परिषद ने। ठीक है, मंत्री परिषद कौन? अगर देखो आसान शब्दों में कहूँ तो केंद्र में मतलब नरेंद्र मोदी, राज्य में अरविंद केजरीवाल। नरेंद्र मोदी कभी भी ये चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के पास अधिकार पहुंच जाए? हाँ या ना? नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने वो अधिकार किसको दे दिए थे? केजरीवाल को। इसीलिए नरेंद्र मोदी भाई साहब अध्यादेश लेकर आए कि बोले तुम्हारे पास अधिकार नहीं रहेगा, अधिकार रहेगा मेरे पास। देखो, अभी मैं आंसर लिखना नहीं सिखा रहा बेटा, अभी मैं सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि न्यूज़ क्या है, उसे आप कहाँ कहाँ कनेक्ट करोगे, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे मकसद यही है कि आपको ये समझाना कि अध्यादेश क्या होता है। ठीक है, पावर किसके पास है, ठीक है, प्रोविजंस क्या है और क्या किया जा रहा है। ठीक है, प्रेसिडेंट रबर स्टाम्प है या नहीं, केंद्र ने ऐसा क्यों किया, ये सब आपका स्टैटिक सब्जेक्ट है। अभी हम करंट अफेयर्स की क्लास में है ना, तो अभी सिर्फ ये कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से हमें स्टैटिक से कनेक्ट करना है, बस। ठीक है, इतना।